दोस्तों, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूएस को एक टाइप की वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि यूएस को ग्रीनलैंड को एक्सक्यूज या प्रीटेक्स्ट बना के अपने इंटरेस्ट परस्यू नहीं करने चाहिए। आर्कटिक में सब कंट्री को लॉ के अंडर एक्टिविटीज करने का राइट है और यूएस अपना फायदा निकालने के लिए दूसरी कंट्री का नाम यूज कर रहा है। वो कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड के आसपास रशिया के जहाज आ जाते हैं, चाइना के शिप्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो भाई हम कब्जा करना चाहते हैं ग्रीनलैंड पे, हम बाय करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, हम मिलिट्री भी यूज कर सकते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। तो Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. जिस तरीके की बातें ट्रंप बोलते हैं ना कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो इनका नाम देख के जो इनके कई सालों पुराने सपने हैं ग्रीनलैंड को हथियाने के, ये वो निकालना चाह रहे हैं, ऐसा चाइना का कहना है। तो यूएस बेसिकली चाइना और रशिया को विलन बनाकर ग्रीनलैंड पे अपना मोटिव जस्टिफाई कर रहा है कि हम तो भाई इसलिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो शिपिंग रूट है, मिनरल है, रेयर अर्थ मेटल है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक की, वो चाहिए एक्चुअली में इनको, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि भैया रशिया और चाइना है, उसकी वजह से हमें लग रहा है डर, तो हमें चाहिए ग्रीनलैंड। लेकिन इन पर डेनमार्क ने कह दिया कि भैया ग्रीनलैंड का फ्यूचर ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे। बट जहां तक मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो भैया 57,000 की पॉपुलेशन वाले ग्रीनलैंड को पर पर्सन $1,00,000 तक देने को राजी हो रखे हैं। तो क्या ग्रीनलैंड का फ्यूचर ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे $1,00,000 लेके? दोस्तों, इसरो के लिए ये 8 महीनों में दूसरा सेटबैक है। दरअसल इसरो ने आज के दिन अपना रॉकेट लॉन्च किया था जिसके अंदर 16 सैटेलाइट थे, लेकिन सब कुछ ठीक जाते जाते सडनली थर्ड स्टेज के अंदर एक हल्का सा डिविएशन आया और वो डिविएशन उस ऑर्बिट में नहीं लेके गया रॉकेट को जहां पर उसको जाना चाहिए था और सैटेलाइट को डिप्लॉय करना चाहिए था, जिसके बाद में ये मिशन कहा जा सकता है कि एक्चुअली में फेल हो गया है। फिलहाल के लिए फ्लाइट डेटा को एनालाइज किया जाएगा कि कहाँ पर इशू आया। यहाँ पर जो ये रॉकेट था PSLV के जो थर्ड स्टेज था, उसके अंदर जो सॉलिड मोटर होती है वो रॉकेट को हाई एल्टीट्यूड, क्या कह लो, स्पेस में ले जाने के लिए पुश करती है। वहीं पर ये गड़बड़ हुई है। तो या तो थ्रस्ट में प्रॉब्लम आई है, या इग्निशन में प्रॉब्लम आई है, या गाइडेंस में, या सेपरेशन में, या फिर ट्रैजेक्टरी कंट्रोल के अंदर प्रॉब्लम आई है। अब उसको देखा जाएगा इस डेटा एनालिसिस के अंदर कि आखिर ये हुआ क्या है, और उसके बाद में उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये मैं बता दूं, 8वें महीने के अंदर दूसरा फेलियर रहा है इसरो का। और रही बात उन सैटेलाइट्स की, तो वो पता नहीं कहाँ पर डिप्लॉय हुई हैं, या हुई भी हैं या नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल के लिए 16 की 16 सैटेलाइट मिसिंग है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो अपनी कंट्री के अंदर कर रहा है, आई थिंक इंडिया को भी वही सेम चीज करनी चाहिए, क्रैक डाउन करने के लिए इनलीगल इमिग्रेंट्स को। दरअसल जिस तरीके का कानून सऊदी अरेबिया ने बना दिया है, उसके अंदर उन्होंने एक वीक के अंदर ही 19,000 इलीगल रेजिडेंट्स को पकड़ा है, जिसमें से 10,000 को तो डिपोर्ट भी कर दिया, बाकियों को डिपोर्ट करना बाकी है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने दरअसल क्या किया है कि अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा कानून निकाल दिया है कि अगर आप इलीगल रेजिडेंट को पनाह देते हो, किसी तरीके से भी हेल्प करते हो, उनकी चाहे शेल्टर देते हो, जॉब देते हो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उनकी हेल्प करते हो, तो उसको 15 साल की जेल होएगी और इसी के साथ साथ 1 मिलियन का फाइन होगा, जो सऊदी अरेबिया की करेंसी होती है उसके अंदर। और इसी के साथ साथ व्हीकल प्रॉपर्टी जो भी होगी उनकी, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट कानून बना दिया है सऊदी अरेबिया ने, जिसकी वजह से भैया लोग डर के मारे इलीगल इमिग्रेंट्स की हेल्प कर ही नहीं रहे, वो रोडों पे पड़े हैं। और रोडों पे पकड़ना पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, और वो तुरंत ही पकड़ के भेज रहे हैं उनकी कंट्री के अंदर। और आई थिंक इंडिया के अंदर भी यही सेम कानून आ जाना चाहिए कि भैया जो भी पनाह देता है इलीगल इमिग्रेंट्स को, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो सऊदी अरेबिया के अंदर कानून लगा है वैसा ही लगा, तो देखो सारे के सारे लोग रोडों पे मिलेंगे जो कि इलीगली रह रहे हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों, बाहुबली के एक्टर प्रभास की फिल्म आई द राजा साहब, और चौथे ही दिन में ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमा पाई। मतलब कि जितनी हाइप उठाई गई थी इसकी कि भाई इन्होंने पहले दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए या 112 करोड़ रुपए कमाए, तो वो सारी की सारी अब समझ में आ रहा है कि फेक PR थी। अगर जो फिल्म पहले दिन में 112 करोड़ रुपए कमा जाए, क्या वो चौथे दिन में सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाएगी? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जितनी भी चीज़ें की थी इनकी PR टीम ने, वो सारी की सारी फेल रही। दरअसल ये
ये दर्शकों को ये दिखाना चाहते थे कि भैया 100 करोड़ रुपए की फिल्म है, मतलब कि पहले ही दिन में 100 करोड़ रुपए कमा गई जो फिल्म, उसको देखने फटाफट थिएटर में पहुंचो। लेकिन भैया जब हमने ही खुद से देखा कि भैया थिएटर तो खाली पड़े हैं, कहाँ से कमा रही है, तो भाई फेक ही होगी। तो उसके बाद में आज आप खुद ही देख रहे हो चौथे दिन में कि सिर्फ ये 5 करोड़ रुपए कमाई है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान की इससे ज़्यादा इंसल्ट कहीं नहीं हो सकती जो कि ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग के अंदर हो गई। दरअसल वो इतना स्लो खेल रहे थे कि उनको उनकी टीम के कैप्टन ने रिटायर्ड हर्ट होने को कह दिया कि भैया रिटायर्ड हर्ट होके फटाफट आ जा, मैं अंदर आ रहा हूँ। इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी कि उन्होंने 23 बॉलों के अंदर 26 रन बनाए थे, जिसको उन्होंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहा है, तो भैया मैं ही बैटिंग करने आ जाता हूँ, तू अंदर आ जा। दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला इंडिया के अंदर नहीं खेलना चाहते, हमारे को सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे 4 मैचेस इंडिया के अंदर हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, तो हम ये मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहेंगे, श्रीलंका में रखवा दो हमारे मैच। जहाँ पर ICC ने अब खुले तौर पर डिनाई कर दिया है कि ऐसा करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीशेड्यूलिंग लॉजिस्टिक मैस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएंगी। इसी के साथ साथ ऑप्शन रख सकते हैं लेकिन अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है जिस टाइम पे आपने कहा है। और सिक्योरिटी एश्योरेंस दे रहा है ICC कि भैया तुमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चाहिए, वो हम आपको रिटर्न में एश्योरेंस देंगे कि आपको मिलेगी प्रोटेक्शन, बाकी इससे ज़्यादा तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है वर्ल्ड कप 2026 तो उसको उसके जो पॉइंट हैं वो फॉरफिट करने पड़ेंगे, सामने वाली टीम को वो दे दिए जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि ये खेल लेने वाले। अब फिलहाल के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या बांग्लादेश अपनी बात पे रहता है जो उन्होंने कहा था कि भाई हम नहीं खेलेंगे वरना मैचेस इंडिया के अंदर, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है एक थार ओनर की जो बता रहा है कि थार लेने के बेनिफिट कैसे हैं, कि भैया आप रॉन्ग साइड पे चलो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि क्यों रॉन्ग साइड पे चला रहे हो, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा ना कोई कुछ कहेगा। जिसके बाद में ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि भैया फिलहाल के लिए तो ढूंढ रहे हैं कौन सी कार थी कौन सी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई, इस तरीके की रेकलेस ड्राइविंग से आप किसी की जान के दोषी भी बन सकते हो। और जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो भैया रॉन्ग साइड इंडिया में हर कोई चला लेता है, मतलब जब तक पकड़ा ना जाए। स्कूटी वाला भी चलाता है, ई रिक्शा वाला भी चलाता है, फटफट वाला भी चलाता है, ये थ्री व्हीलर वाला भी चलाता है। तो मतलब जो टोरा बता रहे हो आप, थार के आगे ही लगा दी थ्री व्हीलर वाले ने। और दूसरी चीज़, इस तरीके से भी थार को पीछे लेके जाया जा सकता है, बस सामने आने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि भैया थार हो या क्या हो, रॉन्ग साइड पे आ रहा हो तो उसे कन्फ्रंट किया जाए कि भैया तू गलत है।